सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम रीजनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे लास्ट लेक्चर में हमने उसकी टाइप्स और उसकी हिस्ट्री के बारे में समझा था। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में समझेंगे। इन फॉर्म्स के वाया ही मैं आपको तमाम सारे पर्सपेक्टिव आज कवर करा देने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद सिर्फ इसके एक या दो पहलू बचेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और यह हर तरह से रीजनलिज्म आपका लाइफ लॉन्ग सभी सब्जेक्ट्स के लिए तैयार हो जाएगा, चाहे ऐसे के एग्ज़ाम में आए, चाहे एथिक्स के एग्ज़ाम में आए, चाहे जनरल स्टडीज़ में या प्रीलिम्स में, कहाँ भी आए, ये आपके सारे पर्पसेस रिजॉल्व कर देगा। शुरुआत करते हैं पहली फॉर्म से, दैट इज़ ससेशनिज़म। ससेशनिज़म सीधा समझ लीजिए ससेशनिस्ट टेंडेंसीज। ससेशन यानी कि खुद को एक मुल्क से जुदा कर लेना, अलग कर लेना, अपने आप को एक राज्य, एक राष्ट्र के रूप में घोषित कर देना, ये ससेशनिज़म है। दैट्स ऑल। जैसे आप इंडिया में ही हैं, ना तो अपने स्टेट के लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, ना तो किसी स्टेट में अपने रीजन के लिए और ज़्यादा ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, ना तो अपनी यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाने का दर्जा मांग रहे हैं, ना ही कोई नया राज्य बनाने की बात हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सीधी कहानी है कि एक राज्य भारत है, द इंडियन स्टेट, और हम उस इंडियन स्टेट से अलग होना चाहते हैं। हमारा खुद का एक नेशन होगा और उस नेशन का एक अपना स्टेट होगा। दैट्स ऑल। दैट इज ससेशनिज्म। इसकी अनुमति कहीं भी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करने वाले आर्टिकल्स हैं और वो कहीं पर भी इसकी अनुमति नहीं देते। वहाँ पर नए राज्य बनाने की एक प्रोविज़न है, राज्यों को इंडिया में एडमिट करने के प्रोविज़न हैं, इस तरह के प्रोविज़न्स हैं, लेकिन कोई भारत से एक ऐसा राज्य निकले जो एक नया मुल्क बन जाए, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ये गैर संवैधानिक है। भारतीय राज्य इसकी अनुमति नहीं देता, और जिस चीज़ की अनुमति भारतीय राज्य नहीं देता, भारतीय सरकार उसे होने नहीं दे सकती। तो इसीलिए फिर स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए, to the existence of the Indian state, this type of demand and this form of regionalism is extremely dangerous. ये बहुत ख़तरनाक है। इसलिए तकरीबन, क्योंकि भारतीय राज्य के साथ सीधा मुकाबला होता है, तो ये तकरीबन मिलिटेंट एक्ट में बदल जाता है। इसमें मिलिटेंसी होती है, हथियारबद्ध विद्रोह होते हैं, इंसर्जेंसीज भी होती हैं, तमाम चीज़ें चलती हैं और भारतीय राज्य इसका उसी रूप में जवाब देता है। ये चीज़ आपको समझनी है। सो इट इज़ नॉट अलाउड। ओके, दिस इज़ एक्सट्रीमली नेगेटिव फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन स्टेट और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी सॉवरेन स्टेट। इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, संप्रभु राष्ट्र है, और सॉवरेनिटी का एक एलिमेंट यह भी है, दैट इज़ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, द टेरिटरी। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भंग होना, डिसरप्ट होना, सीधे सीधे सॉवरेनिटी पर अटैक है। और प्रीएम्बल में इंडिया को एक सॉवरेन नेशन के रूप में देखा गया है। इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। तो सॉवरेन वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉवरेनिटी ब्रेच नहीं हो सकती। इंडियन स्टेट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट मस्ट एक्ट टू दैट। ये है संविधान में ही इसका कमांड है। तो कोई भी व्यक्ति यदि ये चाहे कि वो भारतीय सरकार के साथ यानी कि भारतीय राज्य के साथ मिल बैठ करके शांतिमय तरीके से ऑन टेबल डिस्कशंस के वाया भारत से एक नया राज्य ले लेगा, यानी कि एक नया नेशन बना लेगा, इंडियन गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड ही नहीं है इस चीज़ के लिए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए संविधान में बदलाव करने पड़ेंगे उनको, अगर वो हो पाए तो, क्योंकि सॉवरेनिटी जो है वो बेसिक फीचर का हिस्सा है। तो ऐसे में शांतिमय ढंग से बात कर लेना भारत सरकार से और भारत का कोई टुकड़ा अलग हो करके एक नया राष्ट्र बन जाए, ऐसा मूल में ही नहीं है, संविधान के ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है। तो भारतीय सरकार भी शायद इस चीज़ के लिए हेल्पलेस हो जाए कि उसके पास ऐसे कोई प्रोविज़न ही नहीं है। इट इज़ नॉट ऑथोराइज्ड एंड एंटाइटल्ड टू conduct such meetings or to
you can say break such deals. No, it is not authorized for that. वो इलीगल कहलाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहलाएगा, गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। ओके, तो इसलिए सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज से 1947 से देश आज़ाद होने से अब तक भारत कई ऑपरेशंस के वाया जंग में है लगातार। युद्ध आपके हुए हैं 1948 में पाकिस्तान के साथ, 1962 चाइना के साथ, 1965 पाकिस्तान के साथ, 1971 अगेन पाकिस्तान के साथ, 1999 अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध हुआ है। ये तो चले हैं, चलिए 4-5 इवेंट है, लेकिन एक कंटिन्यूअस जो बैटल चल रही है वो भारत के भीतर चल रही है, अलग अलग क्षेत्र में चल रही है, और वो इसी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसी सेसेशनिज्म के अगेंस्ट चल रही है। सेसेशनिस्ट की मांगें जायज़ हैं नाजायज़ हैं, वो किस आधार पर मांग कर रहे हैं, कैसा होना चाहिए मांग, कैसी नहीं होनी चाहिए, हम सोशल प्रॉब्लम्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और आगे जा कर के जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें नक्सलिज्म पढ़ेंगे, सेसेशनिज्म पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, करेंगे इस पे चर्चा। आज हम उसकी मेरिट डिमेरिट पे नहीं जा रहे हैं, बात सिर्फ इतनी हो रही है कि इसका प्रोविज़न है नहीं या अलाउड नहीं है। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, मतलब भारत से अलग हो जाना ये सेसेशन है, सेसेशनिज्म है, ये सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है और वो सेसेशनिस्ट हैं। तो भारतीय राज्य फिर उनसे वैसे ही डील करता है। ओके, सो सेसेशनिज्म इट इन्वॉल्व्स मिलिटेंट एंड फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स एडवोकेटिंग अ सेपरेशन फ्रॉम इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी और एनी अदर फैक्टर। तो मिलिटेंट और फंडामेंटलिस्ट ग्रुप इस बात की एडवोकेसी करते हैं कि भारत से अलग हो जाना है। उसका आधार एथनिसिटी हो सकता है या कोई भी और आधार हो सकता है। हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि हमारी एथनिक क्लींजिंग की गई है, हो सकता है किसी को लगे कि हमारा विकास नहीं हो रहा, हमारी प्रगति नहीं हो रही, हमारे मुद्दों का निपटारा भारत में भारत की संस्थाओं के द्वारा समय से नहीं किया जा रहा है, हमें असम्मान दिया जाता है, असम्मान की नज़रों से देखा जाता है। ये तमाम भाव हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन एलिमेंट रहेगा और वो ये कि वो इस बात को एडवोकेट करेंगे कि इंडिया से सेपरेशन ही इसका हल है, हमें अलग होना है, सेसेशन करना है। ओके, चलो, इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस बिकॉज स्टेट्स वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनियन एंड अटेम्प्ट टू क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द नेशन। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो राज्य हैं, जैसे कि भारत में जो भी कोई राज्य है या कोई क्षेत्र है, वो इंडिपेंडेंस चाहता है भारतीय यूनियन से, भारत से अलग होना चाहता है और वो अपनी एक आइडेंटिटी स्थापित करना चाहता है एक सेपरेट स्टेट के फॉर्म में, जो कि नेशन से अलग होगा, इंडियन नेशन से अलग होगा, वो भारतीय राष्ट्र से जुदा होगा। ओके, चलिए इसके उदाहरण कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं देखने को। पहले तो आपको संगठन नॉर्थ ईस्ट में ही नज़र आ जाता है, और हमने ये देखा भी था अभी मणिपुर के मामले में, जब नागालैंड की जो संप्रदाय हैं वो नागालिम की परिकल्पना लेकर के चलते हैं कि हमें एक यूनिफाइड नागा पीपल का लैंड एस्टेब्लिश करना है, दैट इज़ नागालिम, और उसके लिए एक संगठन काम भी कर रहा है और उसका नाम है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, दैट इज़ NSCN, और वो है IM ग्रुप, दैट इज़ इज़ाक मुवैया। ओके, तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इज़ाक मुवैया, ये नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय संगठन है जो नागालिम की बात करता है, जो ये कहता है कि पहले एक समय में लंबी मांग ये थी कि एक सेपरेट नागालैंड स्टेट चाहिए, हमें एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाना है। उसके बाद हैं द इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के तमाम जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ग्रुप हैं उनकी ये मांग है लंबे समय से। तो इन्हीं क्षेत्रों में आप देख सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है, AFSPA लगा हुआ है, और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस आज़ादी के बाद से अब तक चल रहे हैं लगातार। ये डिस्टर्ब्ड एरिया हैं क्योंकि सेसेशनिज्म के विचार यहाँ रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, दैट इज़ उल्फा, इसे उल्फा कहते हैं, ULFA, आसाम में एक यूनाइटेड फ्रंट है तमाम अलग अलग संगठनों का, ये इसलिए इसका नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ओके, उल्फा, बहुत लंबे समय तक इसके साथ भारत की काउंटर इंसर्जेंसीज चली हैं। इनके लोग म्यांमार से भी ऑपरेट करते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने का एक बेनिफिट ये रहता है कि आप
देश के बाहर जा सकते हैं, बॉर्डर पोरस है बिल्कुल हमारा म्यांमार के साथ, तो म्यांमार में सेफ़ हेवन्स मिल जाते हैं छुपने के लिए। इसलिए म्यांमार की सरकार के साथ भी भारतीय सरकार के समझौते रहे हैं इनको काउंटर करने के लिए। ओके, इसके अलावा है खालिस्तानी मूवमेंट इन द पंजाब। 1980s के दौर में एक लंबा समय ऐसा रहा जब कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि सिखिज़्म रिलीजन के आधार पर एक सेपरेट सिख स्टेट बनाने की ज़रूरत है, जिसे नाम खालिस्तान दिया गया था, और इसके अगेंस्ट भी इंडियन स्टेट लंबे समय से संघर्ष छेड़े हुए हैं। और अभी हाल ही के दिनों में आपको इसके संबंध में काफ़ी खबरें सुनने को मिली, जैसे कि कनाडा में खुलेआम मुजाहरे किए गए, प्रोटेस्ट हुए, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए और सपोर्ट दी गई खालिस्तानी कॉज के फेवर में, और इंडियन काउंसलेट ने, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको लेकर के अपना एतराज़ भी दर्ज कराया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दीज आर द इनको कैटेगराइज किया है ऑथर के द्वारा सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स में, और ये सेसेशनिज्म फॉर्म है रीजनलिज्म का। इट इज़ द फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म विच इज़ इन इट सेल्फ इज सेसेशनिज्म। ओके विशाली, क्या कहते हैं इसे हम? सेसेशनिज्म। नेक्स्ट वन इज द सेपरेटिज्म। ओके, देखिए सेपरेटिज्म में क्या है, अब ये सेसेशनिज्म की तरह नहीं है, इसलिए इसको एकोमोडेट भी कर दिया जाता है। डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेटहुड विद इन द इंडियन यूनियन, दिस काइंड ऑफ सब नेशनलिज्म या सब रीजनलिज्म, ये जो एक्चुअली सारी टेंडेंसी है ना, तो एक तो आपकी फीलिंग है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, उसके अलावा अब जो भी आपकी कनेक्टिविटी है अपने कस्टम, कल्चर, मैनर से, अपने लैंग्वेज से, अपने रीजन से, उसको आप सब नेशनलिज्म की तरह ले लीजिए। रीजनलिज्म के लिए एक शब्द सब नेशनलिज्म भी आ जाता है। ओके, तो इस तरह से द डिमांड फॉर सेपरेट हेड स्टेटहुड विद इन द इंडियन यूनियन, दिस काइंड ऑफ सब रीजनलिज्म वाज वैलिडेटेड बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो हमने ये जो सेपरेटिज्म वाला फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म है, इसे एक्नॉलेज किया है, इसे रिकॉग्नाइज किया है। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इसी का उदाहरण है। तो यहाँ से एक चीज़ हमने सीखी कि हम रीजनलिज्म को कई मायनों में एक्सेप्ट खुद भी कर रहे हैं, चाहे वो लॉज के माध्यम से हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से हो। हमने रीजनलिज्म को देश के सच के रूप में स्वीकारा है, और रीजनलिज्म जोड़ने की शक्ति के रूप में भी देखा गया है। मैं अभी समझाऊंगा इसको थोड़ी देर में, ताकि आप कभी फंस ना जाएं कि क्या रीजनलिज्म केवल तोड़ने की चीज़ है। तो फिर आप फंस जाएंगे जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस दिखाए जाएंगे कि फिर ये क्यों है, इन्होंने रीजनलिज्म को एकोमोडेट क्यों किया, ऐसी जगह क्यों दी संविधान निर्माताओं ने, उसका उत्तर आपको समझा दूंगा अभी। इसके तहत सेपरेटिज्म के तहत एग्जाम्पल आता है फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। आप सब जानते हैं सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। तो ये मांगे उठती रही हैं, ये बना है। डिमांड्स फॉर द क्रिएशन, आगे के लिए जो मांगे हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं, ध्यान से समझिए। डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ आसाम में बोडोलैंड बनाने की मांग है, और जो वेस्ट बंगाल में ऊपर पहाड़ी इलाकों में दार्जिलिंग क्षेत्र में नेपाली एथनिसिटी के लोग हैं, जिन्हें कि गोरखा कह के पुकारा जाता है, द एथनिक पीपल, ये गोरखा लैंड बनाने की बात कर रहे हैं। सो गोरखा फॉर एथनिक गोरखा, दैट इज़ नेपाली पीपल इन द वेस्ट बंगाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाकों को जोड़ करके बुंदेलखंड स्टेट बनाने की मांग है, दैट इज़ ऑफ द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज़ MP एंड UP, उत्तर प्रदेश विद इन द स्टेट्स कम उसके बाद फॉर प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, बट दैट्स ऑल। ये अपने लिए एक सेपरेट स्टेटहुड चाहते हैं। मैनी टाइम्स, मेनली ये सेपरेटिज्म की भावना उठने का कारण क्या है? मैनी टाइम्स लिंग्विस्टिक और एथनिक माइनॉरिटीज़ विद इन द स्टेट्स कम टुगेदर एंड यूनाइट अगेंस्ट द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन दैट स्टेट। रीज़न कुछ भी हो सकता है, उनकी जाति के साथ भेदभाव किया गया है, उनके आर्थिक विकास को सफ़र कराया गया है, उनको पिछड़ा रखा गया है, या वहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, सेहत का नेटवर्क एक्सपेंड नहीं किया गया। देयर आर मैनी रीजंस जिसकी वजह से उनमें ये भाव आ जाता है कि हमें पिछड़ा रखा जा रहा है। जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो अपने बेनिफिट्स हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहती, इसलिए हमारे रीजन की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, हम अपने रिसोर्सेज को अपने लोगों के इस्तेमाल में लेकर के आएंगे और विकास करेंगे, दैट्स ऑल। इसके अलावा नेक्स्ट वन इज़ द डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड।
ये डिमांड हमने कई बारी मानी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वाया इसका पूरा प्रोविज़न है। सो यूनियन टेरिटरीज हैव बीन फॉरवर्डिंग सच डिमांड्स लाइक द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दैट इज़ NCT ऑफ दिल्ली। लगातार वो मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तो आपने ये मांग बहुत वोकल सेंस में सुनी होगी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना है, क्योंकि केंद्र जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंसेस करता है उनके कामकाज में, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा उनका मानना है कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली के पास होनी चाहिए, दिल्ली की ज़मीन का मसला दिल्ली के पास होना चाहिए, ये तमाम विकास के मामले हैं जो दिल्ली को मिलने चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। तो फिर ये मांगे आपके सामने है, एक तो वो खुद ही रख रहे हैं। इसके अलावा अब तक हमने ये मांगे बहुत बार मानी भी हैं, जैसे कि 1971 में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी से ऊपर उठ के पूरा राज्य बन गया, फुल स्टेट। फिर इसके बाद लगातार मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, जिसे कि पहले नेफा कहते थे, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सबको फुल स्टेटहुड मिला है। शुरुआत में ये सभी किसी न किसी समय में यूनियन टेरिटरी के रूप में एग्जिस्ट किया करते थे। तो इसकी जगह है, ये एक प्रोविज़न रीजनलिज्म का है जिसे हम एकोमोडेट करके चलते हैं। इसके अलावा है द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। अब आप यहाँ पर स्टेटहुड में बदलना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर सेपरेट स्टेटहुड मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिमांड ऑटोनॉमी की है। एक ही राज्य है, वो और ज़्यादा ऑटोनॉमी मांग रहा है यूनियन से, सेंटर से। इसका आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ? सिंस द 1960s विद द एमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज़। 1900 वैसे तो उसके पहले भी, आज़ादी के पहले से ही रीजनल पार्टीज़ देश में एग्जिस्ट कर रही थी। जैसे उदाहरण के तौर पर अकाली दल, वो एग्जिस्ट तो कर ही रहा था ना। जैसे इसी तरह से स्वराज्य पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी देश के अंदर, जस्टिस पार्टीज़, तो ये पार्टियाँ एग्जिस्ट कर रही थी क्षेत्रीय आधार पर। लेकिन आज़ादी के बाद क्योंकि हर कोई राष्ट्र निर्माण में अपनी कंट्रीब्यूशन को देखता है, अपना अधिकार मांगता है, मानता है और मांगता है, इसलिए फिर उनको ज़्यादा स्पेस मिला। तो ऐसे में 1960 के दशक में ये मजबूत हो गई क्षेत्रीय पार्टियाँ। सिंस द 1960s विद द इमर्जेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, द डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी हैज़ बीन गेनिंग मोर एंड मोर स्ट्रेंथ ड्यू टू द सेंट्रल पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। सेंटर की दखलंदाजियाँ राज्यों में ज़्यादा बढ़ने लगी, तो राज्यों ने अपने लिए और अधिक स्वायत्तता मांगी और ज़्यादा ऑटोनॉमी मांगी। जैसे अभी के समय में आप देख लीजिए कि लंबे समय से ऐसा माना जाता था कि राज्य ऐसा देखा करते थे कि केंद्र इंटरफेयर करता है CBI जैसे इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करके। उसके लिए राज्य CBI किसी राज्य में काम करे, एक कंडीशन उस पर यह है कि उस राज्य की अनुमति भी चाहिए। राज्यों ने अनुमतियां देनी बंद की। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस समय में जो इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा सक्रिय हैं वो आपको NCB नज़र आएगा, नारकोटिक्स ब्यूरो। इसके अलावा आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED बहुत मजबूती से काम करता नज़र आएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस समय बहुत सक्रिय हो रखा है। तो ये एजेंसीज़ हैं। तो अक्सर राज्यों की तरफ से आपने देखा होगा कि हमारी जो एक ऑटोनॉमी है, हमारे लीडर्स हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें कमज़ोर करने के लिए इन एजेंसियों को उपयोग में लाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और उस पार्टी के द्वारा जो सेंटर में सरकार बनाए हुए, इसलिए हमारी ऑटोनॉमी हैम्पर होती है। तो ऐसी एक समस्या रही है देश में हमेशा से ही। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ स्ट्रॉन्ग हुई राज्यों में और उन्होंने हमेशा से ये आवाज़ें उठाई कि सेंटर की एजेंसियाँ, यूनियन लेवल की बॉडीज़ स्टेट में अनड्यू इंटरफेरेंसेस ना करें। इससे स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम डिसरप्ट होता है, हमारी ऑटोनॉमी हैम्पर होती है और हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए ताकि हम अपने लोगों के हक में, उनके हितों में काम कर सकें। और रीजनल पार्टियों ने फिर बहुत बल दिया, जब वो आई तो ये बात मजबूत हो गई। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि सिंस द 1960s विद द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज़, द डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी हैज़ बीन गेनिंग मोर एंड मोर स्ट्रेंथ ड्यू टू द सेंट्रल पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। उदाहरण के तौर पर जैसे DMK तमिलनाडु में अलग अलग हैं, एक DK है, एक DMK भी है। DMK माने द्रविड़ मुनेत्र कषगम, द रीजनल पार्टी ओवर देयर। तो DMK इन तमिलनाडु, जैसे अकाली दल इन पंजाब, जैसे TDP यानी कि तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश, जैसे AGP यानी कि आसाम गण परिषद, ये आसाम में है, जैसे NC यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में,
ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक वेस्ट बंगाल में इसका गठन किसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था उन्होंने। तो ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां आज अपने रीजन को भी और नेशनल पॉलिटिक्स को भी डोमिनेट करती हैं। ओके, डीएमके, एआईडीएमके, ये पार्टियां ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कशगम या द्रविड़ मुनेत्र कशगम या फिर तेलुगु देशम पार्टी है, ये डोमिनेट करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या फिर महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी है। इस तरह की पार्टीज आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो बिहार में नीतीश कुमार की जदयू है, जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड, और लालू यादव की आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल। और अगर आप चले जाएं बंगाल में तो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस। 3 मूल है उनके, माँ, माटी, मानुष, दैट्स व्हाई द नेम इज़ द तृणमूल कांग्रेस। तो तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर इफेक्टिव है। आसाम में एजीपी काफ़ी इफेक्टिव है, पंजाब में अकाली दल आप जानते हैं इफेक्टिव है। तो ये क्षेत्रीय पार्टियां केंद्र की राजनीति में और अपने राज्यों में एक डोमिनेंट रोल प्ले करती रही हैं। ओके, दीज आर द पार्टीज़। एक समय ऐसा था कि इनके सहयोगों के बिना सरकारें केंद्र में एग्जिस्टेंस में नहीं आती थी। और जो 2 बड़े फ्रंट बने हमारे देश में राजनीतिक संगठन, जैसे कि पहला राजनीतिक संगठन यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका मेन मेंबर था कांग्रेस और बाकी पार्टियां उसके साथ के मेंबर थी उस अलायंस में। और दूसरा था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दैट इज़ एनडीए। ओके, तो 2 मेन जो अलायंसेस हमारे देश में बने, उनमें इन पार्टियों का अपना एक कंट्रीब्यूशन था, ये उसका हिस्सा हुआ करती थी। ओके, ये बात याद रखनी। जैसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा था नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी। और इसी तरह से जैसे यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा था नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी। और एनडीए का हिस्सा थी अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। अभी थोड़े समय पहले ही जब किसान आंदोलन के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल सैड ने खुद को अलग कर दिया एनडीए से, लेकिन तब तक वो उसका हिस्सा हुआ करती थी। और पंजाब में आप देख सकते हैं बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव संयुक्त रूप में लड़ा करते थे। ओके, वो एक पार्टी के रूप में, मतलब एक अलायंस के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ा करते थे। दैट्स ऑल। तो ये है कहानी जो हमने फॉर्म्स देखी। और लास्ट वन इज़ द रीजनल ऑटोनॉमी विद इन अ स्टेट। तो एक कंडीशन ये भी होती है, एक राज्य में कोई एक रीजन अपनी ऑटोनॉमी की बात करता है, कारण कोई भी हो सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी थ्रेटेंड है या वो आर्थिक रूप में पिछड़ा हुआ है। जैसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर में लद्दाख के क्षेत्र के लोग, लद्दाखी रीजन अपनी आइडेंटिटी के लिए लंबे समय से लड़ रहा है। ओके, तो ये मुख्यतः 5 फॉर्म्स हैं। इन 5 फॉर्म्स के पीछे कुछ मुख्य जड़ें हैं जो आप अभी समझ पाए, इसके पीछे कहानी समझने की ज़रूरत है। अगर कोई मूवमेंट सेसेशनिज्म के रूप में भी है, अगर कोई यूटी राज्य बनना चाहती है, अगर कोई राज्य जो है वो अपने लिए और ऑटोनॉमी चाह रहा है, और अगर एक राज्य से एक राज्य निकलना चाहता है, कोई नया राज्य एग्जिस्टेंस में आना चाहता है, या फिर मान लीजिए कि कोई एक रीजन है किसी राज्य में, वो अपने लिए ऑटोनॉमी चाहता है। कुल मिलाकर के ये कहानियाँ कहाँ रुकी हुई हैं उसे समझना ज़रूरी है। अब मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। आपने ये 5 फॉर्म्स देख ली, इसमें लिखी ये बातें देख ली। अब इससे कोरिलेट हो सके उसके लिए एक रनिंग कंटेंट समझिए सारा, जो रनिंग कंटेंट मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। देखिए, इन तमाम तरह की जो फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म को आपने ऑब्जर्व किया, इन सब के पीछे अगर आप जाएंगे तो एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी आपको, सिंपल। और वो कॉमन चीज़ जब बेस में चले जाएंगे सबके, तो यही नज़र आएगा, एंड दैट इज़ रीजनल इनइक्वालिटी। बस आप इसे नहीं भूलेंगे, ये एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स ऑल। सारा टॉपिक रीजनलिज्म का इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। आप इसे कितना बेहतर इंटरप्रेट कर सकते हैं, उतना ही बेहतर आप रीजनलिज्म को इंटरप्रेट कर पाएंगे। क्या है मतलब इस रीजनल इनइक्वालिटी का? इसके लिए एक शब्द पहले जो हमारे दिमाग में बार बार घूम रहा है, दैट इज़ रीजन। मेरा सवाल है आपसे, आप रीजन को किस रूप में इमेजिन कर रहे हो? चलो हम रीजन की बात करें तो हम शायद किसी एरिया की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया। और जब हम एक एरिया की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ हमारे सामने आ जाती है, उस एरिया की डिलिमिटेशन, डिमार्केशन। तो एक एरिया A1 डिमार्केट है, डिलिमिटेड है फ्रॉम द एरिया A2, ये एरिया A2 से, फ्रॉम द एरिया A3 से। तो आप जब रीजन की बात कर रहे हो, आप उसे एक
जोग्राफिकल एंटिटी के रूप में इमेजिन कर रहे हो, जिसकी अपनी कुछ हदें हैं, यानी कि उसकी अपनी सरहदें, सीमाएं हैं, उसकी अपनी टेरिटरीज़ हैं जो उसे डिलिमिटेट कर रही हैं या डिमार्केट कर रही हैं दूसरे एक और एरिया से। आप सिर्फ इसे इतना देख रहे हो, या शायद यहाँ पे गड़बड़ हो जाए, शायद यहीं पर प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि फिर इशू क्रिएट होता है यहाँ से। कैसे? रीजनलिज्म जो कि रीजन शब्द से पैदा होता है, वो सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता कि वो एक जोग्राफिकल एंटिटी दैट इज़ एरिया की बात कर रहा है जो कि डिलिमिटेड है किसी दूसरे एरिया से। नो, इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एंटिटी में, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, द पीपल, इस एरिया में होने के कारण उन लोगों की कल्चर, कस्टम, मैनर, इकोनॉमी, पॉलिटी, लैंग्वेज, रिलीजन किस मैनर में शेप हुआ है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पीपल टू पीपल इनकी आपस में इंटरेक्शन कैसी है, और ये पीपल टू पीपल इंटरेक्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि इन पीपल की इस एरिया से इंटरेक्शन किस मैनर में है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, तो यहाँ से रीजनलिज्म एरिया तक सीमित नहीं है। रीजनलिज्म एक बहुत लार्जर एक्सप्रेशन है। When you are talking about, you are talking about the regionalism in context of the distinct culture, custom, manner, economy, polity, religion, language, many things of the people or the group of a people or the any individual inhabiting that area, associated with that area. Why? You need to understand that. Suppose there is a kind of area, and that area is a forested area. आपने ऐसे ही वर्ड सुना होगा, फॉरेस्टेड एरिया, द फॉरेस्ट एरिया। तो इन दैट फॉरेस्टेड एरिया देयर आर पीपल, लोग रहते हैं वहाँ पे। दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। किस मैनर में दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर? दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर दैट दे हैव रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट एंड दे हैव कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ दोज रिसोर्सेज। इंडिविजुअल ऑनरशिप के बजाय कम्युनिटी ऑनरशिप को प्रमोट किया जा रहा है। सबकी साझी संपत्ति है वो वन, ताकि उसे कंजर्व कर सकें, वो कलेक्टिवली यूज़ करें उसे, क्योंकि वो पूरी की पूरी ट्राइब फिर इस तरह से किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, वो ट्राइब इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फैमिली। वो एक क्लैन है पूरा का पूरा, और पूरा एक क्लैन है, सारे मेंबर उस क्लैन को बिलोंग कर रहे हैं और सारे रिसोर्सेज वो एक क्लैन ओन कर रहा है। ओके, तो ये कम्युनिटी ओनरशिप ने कितना कुछ बदल दिया। तो लोगों के आपस में इंटरेक्ट होने का तरीका क्या है कि वो इंटरेक्शन इस मैनर में कर रहे हैं कि रिसोर्सेज उनमें डिवाइडेड नहीं है, रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, क्योंकि ओनरशिप कम्युनिटी है। और वो इसलिए क्योंकि वो जहाँ रह रहे हैं वो इलाका जंगलात है, वो जगह जंगलात है। उनके पास एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, शायद उनको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। उनके अपनी सिस्टम ऑफ मिलिट्री है, डिफेंस। तो दैट इज़ वाई आप जब भी पढ़ेंगे इसे, तो द फील्ड ऑफ मिलिट्री फील्ड, इट इज़ द पार्ट ऑफ रीजनलिज्म। उस एरिया की मिलिट्री भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो उनकी अपनी सिस्टम ऑफ डिफेंस है, दे हैव देयर ओन वेपन सिस्टम। जो भी उनके प्रिमिटिव टूल्स हैं वो उन्हें टूल्स की तरह उपयोग करते हैं। जो भी उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो ज़्यादातर उनके फॉरेस्ट से एसोसिएटेड है। वो स्पिरिट वर्शिप करते हैं, नेचर वर्शिप करते हैं, एनिमिज़म से बिलोंग करते हैं, या फिर उन पे कोई बाहरी लोगों का प्रभाव पड़ा तो हो सकता है कि दूसरे और धर्म को भी मानते हो, लेकिन मेजॉरली यही है। काफ़ी हद तक ट्राइबल सोसाइटी मैट्रिलिनियल भी होती है, स्त्री प्रधान भी होती है, और महिलाओं को काफ़ी अधिक अधिकार मिले भी होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हियरार्की इन पॉलिटिक्स नहीं नज़र आएगी। ऐसा होता है कि लोगों में अधिकतर समानता होती है, लेकिन हाँ, नियम कानून बनाने के लिए एक वृद्ध लोगों की, समझदार लोगों की एक संगठन बॉडी होती है, और कैंपेन करने के लिए युवाओं का एक संगठन होता है जो सशस्त्र होता है, हथियार होते हैं उसके पास। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है इसका कोई सरदार हो,
सरदार जो से मियरली एक कस्टोडियन है और ऑफ द रिसोर्सेज एंड द ऑर्गेनाइजेशन, बाकी अधिकार सबके पास बराबर हैं। तो दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग in context of culture, custom, economy, language, religion, polity, military is something very distinct from the area 2, area 3. Okay, this is the meaning of the word region. Region को इस टर्म में लेना है। Region is not simply that area. अब यहाँ पे हो क्या गया, हमने क्या किया कि हमारे देश में इंडियन सोसाइटी जो है वो प्लूरल सोसाइटी है, यानी कि बहुत तरह की डाइवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक, बहुत से धर्म हैं, पंथ हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी नस्लें हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स बहुत सारे डिवाइडेड हैं। और ऐसे में इतनी सारी प्लूरैलिटीज़ को देखते हुए एक भारत का सपना सजाए हमारे देश के निर्माताओं को ये लगा, जिन्होंने देश को ऑर्गेनाइज़ किया, उनको ऐसा लगा कि कौन सी आइडेंटिटी को पकड़ के इंडिया को पॉलिटिकली सेटल करें। तो देखिए, मान लीजिए उन्होंने लैंग्वेज ले लिया। अक्सर आप इस चीज़ को देखते हैं कि लैंग्वेज जो ले लिया उन्होंने, ये सही किया काम, हमें ऐसा लगता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए, ये सही हुआ। देखिए, एक हद तक जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शंस में से मोस्ट प्लॉजिबल ऑप्शन कौन सा है और पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है और फिजिबिलिटी किसकी बनती है, तो हम वो वाला चुनाव करते हैं, हम वो ऑप्शन चुनते हैं। आप समझ पा रहे होंगे देश बनाना कितना मुश्किल था। मैं बस यही रियलाइज़ कराना चाहता हूँ, गालियाँ देना और नेताओं को गलियाना थोड़ा आसान है, देश बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा ज़रूर, पक्का। कितना मुश्किल है वो तुम देख लेना, तुम कर ही रहे हो तैयारी, एक ऑफिसर मात्र बनने की तैयारी कर ही रहे हो, तो पता लग ही गया होगा तुम्हें कि देश बनाना कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये पढ़ना ही इतना कठिन लग रहा है, जिन्होंने ये जन्म दिया है जिन कॉन्सेप्टों को, वो कितना मेहनती होंगे, बस इतना समझ लेना। तो ऐसे में जो मोस्ट प्लॉजिबल ऑप्शन हो, मोस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो, फिजिबल हो, जिसके बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें हो, हम उसे मान लेते हैं। तो लैंग्वेज को माना गया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इतने बड़े मुल्क में, इतने डाइवर्स लैंड में ये लैंग्वेज का ऑप्शन हर जगह सही रूप में मान लिया जाए, सारे इसे हाथों हाथ उठा लें। तो हमने लिंग्विस्टिक फॉर्मूला प्रोमिनेंटली अपनाया है, प्राइमरीली लैंग्वेज को अपनाया है, लेकिन एक्सक्लूसिवली और डोमिनेटिंगली लैंग्वेज ही को अपनाया है, ऐसा नहीं है। हमने कुछ राज्य हैं जो भाषा ही के आधार पर कार्व आउट किए हैं, बट कुछ ऐसे भी राज्य बनाए जिनमें दो भाषाएं भी डोमिनेंट थी। जैसे शुरुआती पंजाब, दो बड़ी भाषाएं डोमिनेट करती थी उसे, पंजाबी भी और हिंदी भी। बाद में इसलिए फिर हरियाणा निकला और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल निकला। उसके पहले तो एक बड़ा राज्य पंजाब था ना, उसमें तो दो लैंग्वेज डोमिनेटिंग थी। लेकिन हुआ क्या, बाय एंड लार्ज हमने जब इस तरह से लैंग्वेज के आधार पर एरियाज़ को डिमार्केट कर दिया, डिलिमिटेशन कर दी, हम एरिया को डिलिमिटाइट करते चले गए, लेकिन वो जो रीजन का कॉन्सेप्ट था, जो इतना वाइडर कॉनोटेशन है जिसकी, वो कहीं ना कहीं लिंगर कर गया, लटकता रह गया। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाएंगे तो आप ये मानेंगे कि जो ये प्रॉपर नोशन ऑफ रीजन है, ये एरिया में भी सीमित नहीं रह पा रही थी। It is not that airtight. It is not that limited to the particular area. It is culturally somewhat very broad. तो वो अपने रीजन के कॉन्सेप्ट को वो बहुत वाइडर लेवल पर देखते हैं कि वो खुद को एक इस तरह के रीजन के रूप में, जो कि लैंग्वेज के बेस पे बनाया इसके, वो एक खुद को बड़ा कल्चरल एरिया के रूप में इमेजिन कर रहे हैं और वो उसे बदलना चाहते हैं स्टेट में। उनके अकॉर्डिंग उनका जो रीजन है उसको ऐसे देखा जाए, सिंपल लैंग्वेज पे नहीं, एक लार्जर कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर के हिसाब से। तो वो इतना ना हो कि फिर इतना बड़ा निकलेगा और फिर उसे फाइनली इसकी वाली आइडेंटिटी दी जाए, उसे स्टेट माना जाए। जैसे उत्तर पूर्व में आपको नज़र आता होगा लंबे समय से चल रही कवायद नागा पीपल की कल्चरल ग्राउंड्स पर एक बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी को कवर करने की, जिसको वो नाम नागालिम देते हैं। वो कब से इस जद्दोजहद में है कि हम नागालिम का स्टेटस अचीव कर जाएं।
लेकिन उन्हें हमने नागालैंड दिया हुआ है बस, और वो कहते हैं दिस इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। आर पीपल दे आर लिविंग इन द मणिपुर। तो मणिपुर के उत्तरी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न में, वो ये कहते हैं कि दे आर द नागा पीपल। हम इनको इंक्लूड करके नागालैंड बनाएंगे अपना। इसी बात की लड़ाई है। फिर मणिपुर में जो मेती संगठन है मैदानों में रह रहा है, वो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में इन नागा विचारधाराओं के लोगों से लड़ रहा है। वो ये कहते हैं कि हम इनसे लड़ रहे हैं। और दक्षिण में वो जो भी मीज़ो संगठन के लोग हैं, यानी कि मीज़ो प्रजातियों के लोग हैं, जिन्हें कुकी भी कह के पुकार लेते हैं, वो उनके साथ लड़ रहा है। और वो इनके साथ लड़ रहे हैं कि भाई इन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी का सपोर्ट है, केंद्र की सरकारों का सपोर्ट है, ये हमारे अधिकारों का कंटिन्यूटी में अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट करने का एक जरिया है। ये लोग, इनको बना के रखा गया है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्टर्न सपना पूरा होने में ये अड़चन है, जो उत्तर पूर्व का ख्वाब हमने देखा उसके पूरे होने में ये अड़चन है, उनकी ये विचारधारा है। लेकिन बात समझिए कि अगर लिंग्विस्टिक स्टेट के कॉन्सेप्ट से कहानी ख़त्म हो गई होती तो फिर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बेलगांव के इलाके को लेकर के जंग है। लंबे समय से ये समस्या चल रही है, मतलब लैंग्वेज के आधार पर वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हुई, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि हमारे कल्चरल ग्रुप की कॉन्टिन्यूटी, कर्नाटका कह रहा है हमारे कल्चरल ग्रुप की कॉन्टिन्यूटी यहाँ तक है, महाराष्ट्र कह रहा है हमारी यहाँ तक है। ओवरलैप हो रही है आइडेंटिटीज़। आई बात समझ में? इसी तरह से केरला की लड़ाई चल रही है कसरगोड को लेकर के, वहाँ भी आइडेंटिटी ओवरलैप हो रही है। सो दिस ओवरलैपिंग ऑफ आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो वो इस तरह से एयर टाइट कंटेनर के रूप में एरिया को ही सीधा रीजन मान लेना एक प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट है। पर हमने कोशिश ये की कि भाई रीजन माने एक रीजन जिसके बेस में ये सब है हमने माना, लेकिन हमने माना इन सबको मूल में डिसाइड करता है लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के बेस पे ही रीजन कार्व आउट कर लेते हैं, मतलब एक एरिया बनाते हैं और उसे इस रीजन का टैग दे देंगे। पर वो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हमारे सामने। तो रीजनलिज्म की समस्या आपके सामने है। देखिए ध्यान से देखा जाए तो फिर आंध्र प्रदेश तो तेलुगु भाषा के आधार पर बना था, फिर फर्दर उसमें से फिर एक और तेलंगाना भी निकला बाद में जाकर के। आई बात समझ में? तो एक चीज़ ये हमने ऑब्जर्व की, वो ये मानते हैं हमारे साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया है। हमारे संगठन, हमारे समुदाय की संस्कृतियों का जहाँ तक फैलाव था, हमें वहाँ तक क्षेत्र नहीं दिया गया। हमारी राजनीतिक पहचान वहाँ तक नहीं है। आई बात समझ में? और किसी पृथ्वी पर जब भी विकास करना है, विकास एक ही आधार पर होता है कि आप अपने फैसले लेने के योग्य हों। इसे ही राजनीति इसे कह रहा हूँ मैं। आपके फैसले लेने की ताकत आपके पास है, कोई और नहीं ले रहा है, तब आप अपना संपूर्ण विकास देखते हो। घर में भी ये होता है ना कि मेरे फैसले मुझे लेने। तो वो यही कह रहे हैं कि ये हमारा एरिया आपने बना दिया, ये हमारे लोग इस एरिया में डन, ये हमारे एरिया के अंदर के लोग हैं, लेकिन ये जो हमारे लोग इस एरिया के बाहर तक हैं, अब ये दूसरे एरिया में आ रहे हैं और यहाँ इस दूसरे एरिया में दूसरे स्टेट दूसरा हो गया और इसकी वजह से पॉलिटी उनकी है, तो नियम कानून उनके हैं। तो ये इनकी संस्कृति की रक्षा उनके नियम कानूनों में कैसे हो जाएगी? हमें अपनी, अब या तो ऑप्शन है कि इन्हें अपने अंदर खींचे, हम इन्हें अपने पास ले आएँ, और दूसरा ऑप्शन है कि टेरिटरी एक्सटेंड होकर यहाँ तक जाए, डॉटेड लाइन तक। लेकिन इन्हें अपने अंदर कैसे लेकर के आए? क्योंकि वहाँ पे फिर वो आपको बता रहे हैं कि एरिया को एक बैरन, एक निर्जीव एरिया को आप एक नॉन लिविंग थिंग की तरह मत देखो कि एरिया कोई मैटर नहीं कर रहा है। वो एरिया में ही हमारा कल्चर, कस्टम, मैनर डेवलप हुआ है, तो वो एरिया हमारे लिए एक जिंदा चीज़ है, हमारी संस्कृति का जुड़ाव है। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, समझो। कभी छोटे से बच्चे को देखा है? छोटा सा बच्चा जो नया नया चलना सीखा हो, तो आपकी ड्यूटी है, एक काम करना है आपने। वो छोटे से बच्चा घर के सभी सोफ़े के कवर, घर की सभी दीवारें, घर की सभी नुक्करें, सभी दरवाजे, सभी दहलीजें आप ऑब्ज़र्व करेंगे थोड़े दिन तक, आपकी ड्यूटी है। वो हर चीज़ को छू छू के देखता है। वो उन्हीं दहलीज़ों पर चढ़ना उतरना सीखा है, चलना सीखा है। उसने हर मीनिंग जो अपनी लाइफ में डेवलप किया शुरुआती, जिससे उसकी लाइफ इंसानी लाइफ है ना, उसने दीवार, पानी, उतराई चढ़ाई, कपड़ा, गर्मी ठंडी, बोलना सीखा, समझना सीखा। यही तो लाइफ हुई ना, वरना इंसान का बच्चा कैसे हुआ वो फिर?
है ना। हर मीनिंग जो उसने डेवलप किया वो यहाँ से किया, इसलिए ये उसका घर है, मकान नहीं। इसलिए वो पृथ्वी पर कहीं भी चला जाए, वो अमेरिका जाए, कनाडा जाए, वो कितना भी सेटल हो जाए, वहाँ कितने भी घर ज़मीन ले जाए, लेकिन वो मुड़ के वापस आएगा और ये कहेगा कि मेरा गांव था एक, मेरा मोहल्ला था एक, मेरा घर था एक, मुझे जाना है। वो घर बंजर हो गया है, कोई नहीं रहता, ताले लगे हैं, लेकिन वो बूढ़ा होके उसे देखने आया। कई लोग ये कहते हैं यार इनके पास गाड़ी घोड़े महल सब कुछ है, ये क्या कबाड़ को देखने हैं। बात ये नहीं है कि वो क्या देखने आए, बात ये है कि लोग उसे एक इस समय कोई एसेट के रूप में देख रहा है, कोई प्रॉपर्टी के रूप में देख रहा है, कोई उसकी वर्थ देख रहा है, कोई उसे मकान देख रहा है, कोई ढांचा स्ट्रक्चर, वो उसे घर के रूप में देख रहा है, यानी कि एज अ कल्चरल एंटिटी। तो कल्चरली जो उसकी भूमिका है उसके जीवन में, वो दुनिया कोई लैंड सर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहीं से उसने अपनी लाइफ के इनिशियल सभी मीनिंग डेवलप किए, डिराइव किए। उसकी आइडेंटिटी की पहचान वो बना है ना, एग्जिस्टेंस की पहचान वो बना है। वो वहीं पे पहली बार सबसे सुरक्षित महसूस करने लगा, सेफ। तो बच्चे को कभी भी आप घर के बाहर निकालेंगे, वो एक हद के आगे नहीं जाता, वहीं वहीं रहता है। और उसके बाहर आप उसे ले जाना भी चाहें तो जैसे ही ले जा रहे हैं रोना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे दिखा कि हदों के बाहर कोई ले जा रहा है, ये ठीक नहीं है। तो उसकी शुरुआती अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ, अभी विचार करके उसने सेफ फील करना नहीं शुरू किया, वो अनइंटेंडेडली ही सेफ फील करने लगा है। इतना कॉन्फिडेंस उसमें जो बिल्ड हुआ है, ये उसी चार दीवारी के कारण है। तो ये बहुत मैटर करता है जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके बाद जब ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, दे हैव इमेंस वैल्यू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर। जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी माता जी का जब कभी विवाह हुआ, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये हो, अलग अलग कल्चर में अलग अलग रिवाज होते हैं। हो सकता है कि उनकी आगे माता जी ने उनको उनके हाथों के द्वारा निकलवाए गए दरियाँ दी हों, तलाइयाँ दी हों, या गलीचे दिए हों, या कुछ भी ऐसा दिया हो, या पेटी आपकी माता जी की, उनके उनके सामान में जो पेटी आई थी, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है आपकी माता जी की लाइफ में। चाहे आज आपने बहुत सी चीज़ें खरीद ली हैं, बट वो उस पेटी को सेल नहीं करने देंगी, उसे रखने को कहेंगी, उन गलीचों को संभाल संभाल के रखेंगी, जबकि उसकी बाज़ार की वैल्यू तो कुछ भी नहीं होगी। और ऐसे में आप देखेंगे कि रजाइयाँ उठा उठा करके वो गरीबों को दे रही हैं, थोड़ी थोड़ी पुरानी होने पर आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वो जो पुरानी रखी हैं दरियाँ वो दे दो, तो वो कहेंगे ये मेरी माँ के हाथ की निकाली हुई हैं, मेरे हाथ की निकाली हुई हैं उस दैट। क्योंकि वो जो उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया उस समय में, वो जो उनकी कनेक्टिविटी है, वो जो उनकी कल्चरल डेवलपमेंट है, कि दैट वैल्यू इम्बाइब्ड बाय हर मदर इन हर लाइफ, कि दिस इज़ फॉर योर मैरिज। तो वो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की रियलाइजेशन हुई है इस गर्ल को, इस लड़की को, उस प्रोसेस के वाया, वो इस पर बहुत डीप इम्पैक्ट डालती है। मैरिज नाम की संस्था से उसकी जानकार होने के शुरुआती काम ही ये थे कि तेरी शादी के लिए ये गलीचा बना रहे हैं। तो तभी से उसकी फैसिनेशन से स्टार्ट हुई कि मेरी एक मैरिज होगी और वो आगे ऐसे चलेगी। नथिंग कैन रिप्लेस दैट। ओके, इस तरह से हम सोसाइटी को कार्व आउट करते हैं। बात को समझो, जब हम ये नहीं समझ पाएंगे तो हम बड़े हल्के में लेंगे कि मसला क्या है, तुम लोगों को इधर 2 एकड़ ज़मीन आ रहा था ना, दे दिया तुमको उधर 2 एकड़, चलो। तो वो कहते नहीं, वो हमारे नहीं है 2 एकड़, वो प्लीज़ किसी को दे दो, हमें मत दो, ये चाहिए हमें। ये हमारे पुरखों ने यहाँ हल चलाया इस ज़मीन पे, हमें चाहिए। इसी मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं, हमें ये चाहिए। तो ये लाइनें आपने ऑलवेज सुनी होंगी। इसी पेड़ की छाँव के नीचे हमारे बुज़ुर्ग बैठा करते थे, हमें ये चाहिए। तो कई बार आप इसे थोड़ा टेक्निकली देखेंगे कि यार इतना इशू क्या है तुम लोगों को, यार ये तुमको जगह दे तो रहे हैं, वहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हैं, बहुत पेड़ लगे गहरे गहरे। तो वो कह रहे हैं नहीं, वो पेड़ नहीं है जो यहाँ है, वो वहाँ नहीं है। तुमको 10 पेड़ का इलाका देते हैं, वो ले लो, पर ये दे दो। तो दिस इज़ द थिंग, इट इज़ नॉट ईगो, प्लीज़ डोंट कंसिडर इट कि ये कोई जिद है, घमंड है, नहीं। अंडरस्टैंड इट कि ये ही है जो उन्हें एक नवजात बालक से इस आइडेंटिटी ओरिएंटेड पर्सन तक लेकर के आया, जिसकी वजह से आज वो हर चीज़ में एक पहचान कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो आइडेंटिटी ही लूज़ कर जाएंगे तो फिर वो संविधान को भी नहीं मानेंगे ना, वो एक सभ्य समाज की विचारधारा को भी नहीं मानेंगे। आप अगर उनसे कहेंगे यार इतनी का आइडेंटिटी भुला ही देना यार, डिलीट इट, तो वो कहेगा कि ऐसा नहीं होता है, समझौता करने को कह रहे हो तुम समझौता करने को कह रहे हो, और समझौता मेरी विशेष के अगेंस्ट हो रहा है, तो क्यों करूँ? तो आप कहते हो नहीं,
दबा नहीं रहे, देश के लिए करेगा तू, देश को देख। तो वो कहता हाँ देश के लिए मैं कर रहा हूँ, किया मैंने, दी ज़मीन, मुझे बदले में बताए कि मेरे देश ने मुझे क्या दिया, मेरा देश मेरे लिए क्या, मेरी संस्कृति के रक्षण के लिए फिर मेरा देश क्या कर रहा है, थोड़ा पता चले। तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं कि एक तरह से फिर देश में जो डोमिनेंट संस्कृति है, हम सबका प्रयोग कर लिया उसने, हम सबको उपयोग कर लिया उसने, हमने तो देश के नाम पर अपना दिया योगदान, पे देश ने क्या दिया भाई, ये है मेन इशू। तो इस तरह से बहुत कठिन है रीऑर्गेनाइज करना टेरिटरीज़ को, ज़मीनें तैयार करना, जहाँ पे लोगों को आइडेंटिटी देना। तो हर किसी को अपने फैसले लेने हैं, मतलब हर किसी को अपनी पॉलिटी क्रिएट करनी है ताकि वो अपने कल्चर, कस्टम, मैनर, अपने लोगों के लिए बेहतर नियम बना सके। तो वो अब उधर रह गए हैं, उधर दूसरा स्टेट है, दूसरा राज्य है। फिर लंबी मुहिम कई बार ये भी चलती है कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ हमारे रंग में रंगी जाएँ, ऐसा भी। बट आप उतना ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं हो वहाँ पे, यू आर माइनॉरिटी। तो उस राज्य में एज अ माइनॉरिटी हो सकता है आप सफ़र हो रहे हो, लेकिन जिस राज्य में मेजॉरिटी हो आप वहाँ हो सकता है आपके पीयर ग्रुप मेंबर्स की, आपके फैमिली, वहाँ पे उनकी पूरी बातचीत हो, पूरा लेवल हो। ये कहानी है। तो कई बार आप सरप्राइज होंगे, आप राजस्थान जाएंगे, आप देखेंगे बहुत ही बैरन लैंड है, बहुत ही डीप पॉकेट्स हैं राजस्थान में, रेगिस्तानों की, डेजर्ट्स की। स्टिल इतनी हार्डशिप्स के बाद पीपल आर लिविंग ओवर देयर। तो यू विल ईजिली थिंक कि ये यहाँ से क्यों नहीं चले जाते, कहीं और क्यों नहीं रह लेते, इतनी बेहतर ज़िंदगी है। तो ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ तक उनके लिए पानी टैंकरों में रोज़ पहुँचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ बसे हुए हैं। कई बार स्ट्रेटजिकल रीज़न से हमें बसाना पड़ता है, बॉर्डर के क्लोज रखने पड़ते हैं अपने लोग, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो वहाँ थे हमेशा से। जब बॉर्डर ऐसा नहीं था तब भी थे, ये ज़्यादा बड़ा फैक्ट है। हाँ, आज वो वहाँ से उठ ना जाएं, इसके लिए सरकारें प्रयास करती हैं कि आपको चीज़ें यहाँ देंगे, रहो आप यहाँ पे, कोई बात नहीं, हमारी आबादी यहाँ होनी चाहिए। वो क्यों है वहाँ पर? क्योंकि वही उनकी कल्चरल कनेक्टिविटी। When you will visit that place, you will count that place, गर्मी है, बंजर है, या क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं। प्लीज़ डोंट डू दैट। जब उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हमारा संगीत, जिसके वाया हमने अपने बच्चों को सारे लेजेंड सुनाए हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में आज वो गौरव है जो है, वो हमारे इसी क्षेत्र से जन्मा संगीत है। दिस द म्यूज़िक जो हमें इनहेरिटेंस में मिला है इस भूमि से, और उसी भूमि में हमने अपने महानायकों के उसी संगीत में गाने सुनाए, इन्हें महाराणा प्रताप की कहानियाँ सुना के हमने बड़ा किया है, उनकी नोबल डीड्स के बारे में हमने इन्हें बताया, उनकी गिव अप ना करने के कैरेक्टर के बारे में हमने बताया, और आज ये ऐसे बने हैं। इनको हमने शिवाजी के बारे में बताया, इनको हमने गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताया। तो मतलब देयर लेजेंड्स, देयर स्टोरीज, देयर म्यूज़िक, देयर फोक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो पर्सन एक बॉडी है और कुछ भी नहीं, इट इज़ नथिंग। ओके, तो दैट्स वाई दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एरिया। देन वो एरिया बनता है रीजन, अपना इलाका, अपना क्षेत्र। बोलते हैं ना अपने इलाके की तो बात ही अलग है। अरे वहाँ की तो हवा ही अलग है यार, मिट्टी अलग है। क्या मिट्टी अलग है? अगर साइंटिफिक लेवल पे जाके देखोगे तो सिमिलर ही मिल जाएगी, हवा भी वही चल रही है। तो फिर भी आप कहते हैं नहीं, तू नहीं समझेगा बात यार। सुबह सुबह जब उठा करते थे, वो जो आवाज़ आया करती थी लाउड स्पीकर पे, दूर से हल्की सी, गुरुद्वारे की, मंदिर की, अजान की, हमारी हवा ही अलग थी यार। वो बड़े ही इस पहचान के साथ हुए हैं ना। अब जब कहीं और गए हैं, जल्दी मन टिकना भी नहीं, और अगर टिक भी गया तो फ्रीक्वेंट विजिट्स करेंगे वहाँ, और अगर नहीं तो कोई प्रबंध करेंगे कि जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे वैसा सा माहौल बनाए। तो अक्सर देखेंगे तो आप उन लोगों के घरों में विजिट करेंगे तो कई लोग कहेंगे अरे भाई आपने तो यहीं गांव बना लिया घर में ही। तो वो कहेंगे कोशिश की है, गांव कहाँ बना, पर कोशिश की है। ये है। ओके, तो इस तरह से दिस टर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डू कंसिडर इट्स ग्रेविटी, डोंट टेक इट इन अ लाइटली सेंस की बट इट्स अ पर्टिकुलर एरिया और वहाँ कुछ लोग बस रहे हैं। उनकी मूल पहचान है इससे, उनके बच्चों के भविष्य जुड़ जाते हैं, उनका अस्तित्व है इसी से। और क्यों नहीं कोई अपने अस्तित्व को बचाना चाहेगा, ये एक बड़ी बात है। इसलिए संविधान में फिर अब हुआ क्या, इस सोच से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काम किया। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, सुनो। अब आप ये कहेंगे कि सर हमारे देश में